हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। ये चल रही है आपकी क्लास 9 की सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ की सीरीज। आज है हमारा थर्ड लेक्चर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि एक सेल की बाउंड्री और उसके अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म और उस साइटोप्लाज्म में किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम प्रेजेंट है। अब जो कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम है, इसमें हमें सिर्फ फोकस करना है कि इस सिस्टम को बनाने में किन किन स्ट्रक्चर्स की हेल्प लगी है और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या वर्क करते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, हम इसके ऊपर फोकस नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा किए हुए वर्क के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बताया कि जो सेल्स होती हैं उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप से किसी भी सेल को देखोगे, माइक्रोस्कोप कैसा है, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप समझो, तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, अगर आप इससे किसी भी सेल को देखोगे तो उसके 3 बेसिक पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। पहला जो पार्ट आपको दिखाई देगा दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। नेक्स्ट उसके बाद अंदर हमें एक लिक्विड दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर एक राक्षस बैठा होगा जो पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये जो राक्षस है, ये राक्षस अपनी सेना साथ में लेकर चलता है, तो ये छोटे छोटे यहाँ पर और भी स्ट्रक्चर्स मिलेगी, जिन स्ट्रक्चर्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, जो एक कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम के फॉर्म में हमारी सेल में वर्क करती है। अब जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट मेन बात आपको यहाँ सीखनी है, जिससे आप आगे जाकर बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। तो यहाँ आप समझो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या कभी सोचा है कि सेल के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? मीनिंग अगर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी बाउंड्री बनानी है, ऐसी बाउंड्री जिसमें वो कहता है कि भाई मेरे अंदर कोई भी नहीं आएगा, मैं यूनिक हूं अपने लिए, मेरे पास जो भी सिस्टम है मैं उस बाउंड्री के अंदर कवर करके क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा। तो ये जो बाउंड्री बनी है, ये बाउंड्री हमारी सेल या हमारी पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन बना सकते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मींस ये न्यूक्लियस में भी मुझे बाउंड्री दिख रही है, ये भी क्या हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी मुझे ये छोटे छोटे राक्षस के जो सिपाही हैं, इनके पास भी मुझे बाउंड्री दिख रही है, ये भी सारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मींस अगर आपको कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम बनाना है एक सेल के अंदर, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम बनाना है एक सेल के अंदर, वो सेल का जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो कौन सी बाउंड्री से कवर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और उसके अंदर भी ये साइटोप्लाज्म जैसा है ना, उसी के जैसा एक लिक्विड भी प्रेजेंट होगा, और उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होगी, कुछ के अंदर तो न्यूक्लियस जैसी ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। इसीलिए हम इन ऑर्गेनेल्स को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब सेलुलर क्यों बोला, क्योंकि सेल ही हो गई एक तरह से छोटी सेल, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म जैसा लिक्विड भी है और न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर्स भी है, और आइसोलेटेड भी, अकेला भी वर्क कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सब सेलुलर या फिर ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइसोलेटेड सिस्टम का आइडिया मिल गया कि हमारी सेल के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग होनी है वो फंक्शनिंग होती है छोटे छोटे कमरों में, उनके पास खुद की एक मेम्ब्रेन है और उस खुद की मेम्ब्रेन के अंदर वो क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो 3 बेसिक पार्ट में इन्होंने लिखा है कि एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और वहां पर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट। ये जो प्रोमिनेंट वर्ड होता है, इसको याद रखना, प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो क्लियरली विजिबल हो, जो क्लियरली दिखाई दे। तो हमने माइक्रोस्कोप में देखा था कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनी हुई है, ये भी हमें क्या दिखाई देती है, क्लियरली दिखाई देती है माइक्रोस्कोप के अंदर। इन एडिशन टू न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सब सेलुलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ये सब सेलुलर का मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। अगर हम इसको पढ़ेंगे ना तो हम बोलेंगे छोटे छोटे रूम्स बना दिए हमारी सेल्स के अंदर, क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के पास क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो अलोंग विद अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट in most of which are only visible with electron microscope। अब इसका मीनिंग क्या है, ये सेल थी, ठीक है, इस सेल के पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेल्स होगी, जो ये बचा हुआ साइटोप्लाज्म है, इसमें भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स हमें सिर्फ किसके थ्रू देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने को मिलेगी। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो नेचर है, उस नेचर के अंदर बेटा टोटली 3 टाइप ऑफ सेल्स होती है। उस 3 टाइप ऑफ सेल्स में सबसे पहली जो सेल आती है, इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो हमारी अर्थ पर सबसे पहले जो जीवन आया था, उस जीवन का जो सेल स्ट्रक्चर था, वो सेल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर स्टडी करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। यही प्रिमिटिव स्ट्रक्चर आज के टाइम पर हम इसको किस नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। याद रखना, ऐसी सेल जो हमारी अर्थ पर आज भी प्रेजेंट है, और कहाँ देखी गई थी, हमारी अर्थ पर जो पहली सेल डेवलप हुई थी, वही सेल है हमारी किस फॉर्म में आज हम पढ़ते हैं, एक बैक्टीरिया की फॉर्म में आज हम स्टडी करते हैं।
जानते हैं, बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, ऐसी सेल जो हमारी अर्थ पर उस दौरान डेवलप हुई थी और आज तक भी देखी जाती है। वहीं पर 3 बेसिक पार्ट्स यहाँ पर होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो ऑरेंज वाली लेयर दिख रही है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कर रखा है एक अलग सी स्ट्रक्चर बाउंड्री ने, जिसको सेल वॉल बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हम इसको डीपली पढ़ चुके हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड जो प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इट इज जेनेटिक मटेरियल। पर अगर मैं यहाँ पर बहुत एक्चुअल टर्म आपको बताऊं, न्यूक्लियोइड बेटा नाम नहीं है न्यूक्लियस का। यहाँ पर न्यूक्लियोइड एक रीजन है। रीजन का मतलब एक जगह है जहां पर न्यूक्लियस कंटेनिंग मटेरियल या न्यूक्लियस जैसा मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सेकंड, यहाँ पर आपने नया वर्ड समझा, जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं बोलूं मेरी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है ब्रेन, ऐसे ही एक सेल को, पूरी सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में उसको कंट्रोल कर रही है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, पर ब्रेन के अंदर क्या है, हमारे पास नर्व सेल है या अलग अलग तरह की सेल है जो उसको कंट्रोल करती है। ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर है जिससे हमारी पूरी सेल कंट्रोल होती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डीएनए। तो ये जो डीएनए है, ऐसी स्ट्रक्चर जो हमारी पूरी सेल को कंट्रोल करे, उसके लिए एक नाम यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारा डीएनए है जो हमारी पूरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है, एक जगह के लिए यूज किया गया है जो उस जेनेटिक मटेरियल या उस डीएनए को क्या करता है, प्लेस करता है, या ऐसी जगह जहां पर ये डीएनए पाया जाता है उस जगह को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा राइबोसोम्स। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स के साथ यहाँ पर आपको एक ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जैसे ह्यूमंस के पास हाथ और पैर होते हैं, उसी तरह सम अमाउंट में हम देखते हैं कि कुछ सेल्स, और वो सेल्स जो अपने आप को एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हमारी नेचर में होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जैसे हम मल्टी सेलुलर है, हमारी बॉडी में अनकाउंटेबल सेल है और हम एज अ वन यूनिट मतलब वन पर्सन की फॉर्म में है। ऐसी एक सिंगल सेल भी एक पर्सन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। और उनकी सेल की जो टाइप है, किस तरह की टाइप है, प्रोकैरियोटिक टाइप है। नेक्स्ट नेचर में जो हमें सेल मिलती है दैट इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारी नेचर में प्रिमिटिव सेल से डेवलप हुई है या बाद में डेवलप हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ये जो सेल का नेचर है यूकैरियोटिक का, इस यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी सेल्स आती है। वैसे मेजरली आपके सिलेबस में क्या है, वन ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सेल के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, वही यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, यहाँ अब हमने वर्ड यूज किया है प्रॉपर न्यूक्लियस। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा कोई न्यूक्लियस जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ पर सिर्फ एक जगह थी जहां पर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। पर यहाँ पर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक प्रॉपर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहां पर हमारा सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस बोला है। यहाँ पर हम बोलते हैं इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। इनकम्प्लीट न्यूक्लियस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज नॉट कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे कवर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसलिए यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस। और ऐसी जगह जहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो आपको एनिमल सेल में अच्छे से दिखाई देगी। ये देखो, ये दिख रही है यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर, ऐसी प्लांट सेल में भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये वो जगह है न्यूक्लियस के अंदर, वो आप ऐसे समझो एक फैक्ट्री है, ऐसी फैक्ट्री जो किसकी प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, राइबोसोम की प्रोडक्शन में हेल्प करेगी या फिर प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म में हमें क्या मिलेगा। साइटोप्लाज्म में अगर हम बात करें, टोटल आपको सिक्स ऑर्गेनेल्स मिलेगी इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ से आपको पता चल गया सेकंड डिफरेंस कि ये जो छोटी छोटी हम यूकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर हमें प्रोकैरियोटिक में नहीं दिखी। तो दिस इज अ सेकंड डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल, जो हमारी सेल सबसे पहले अर्थ पर बनी थी, उसके पास कोई भी सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं थी या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं थी। ये सब सेलुलर सेल के पास प्रेजेंट है। अब जो यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में आपको और क्या दिख रहा है, देखो पहली ऑर्गेनेली हम पढ़े दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम काउंट करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्गेनेली दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होती है हम बाद में पढ़ेंगे। सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज लाइसोसोम,
fourth is ribosome, fifth is Golgi body and sixth is vacuole and seventh is chloroplast. अब यहीं पर आपको एक डिफरेंस याद करना है। मैंने लाइसोसोम मुझे एनिमल में दिख रहा है, मुझे प्लांट में नहीं दिख रहा। ऐसे ही मुझे क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट में दिख रहा है, ये एनिमल में नहीं दिख रहा। इट मीन्स यूकैरियोटिक सेल में भी मॉडिफिकेशंस है। कुछ ऐसी यूकैरियोटिक सेल है जो यूनिक ऑर्गेनेल्स कंटेन करती है, मतलब अपने फंक्शन के हिसाब से। कुछ यूकैरियोटिक ऐसी सेल है जो अपने फंक्शन के हिसाब से कुछ यूनिक ऑर्गेनेल्स कंटेन करती है। तो यहीं से हम पढ़ेंगे स्टडी द गिवन डायग्राम्स। आपको डायग्राम स्टडी कर लेना, ऑब्जर्व करना इनको, और इनमें जो ऑब्जर्वेशन आपको मिली है, जैसे मैंने अभी बताया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, क्या क्या चीजें एनिमल और प्लांट सेल में अब्सेंट थी। अब बैक्टीरियल सेल लैक्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यही हमने बोला, जिसको हमने पढ़ा एज अ अमाउंट ऑफ फॉल्स न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। दो चीज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती बेटा, याद रखना। इट डजंट कंटेनिंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि इनके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, और जिस जगह पर वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उस जगह को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सेकंड, इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होती। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आता है वो हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आता है देयर कम्स योर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद यहाँ पर क्या आता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद यहाँ पर आप पढ़ोगे लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद यहाँ पर आएगा गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस के बाद यहाँ पर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा यहाँ पर क्या आएंगे हमारे राइबोसोम्स एंड योर्स वेक्यूल्स। सो दीज आर योर सेल ऑर्गेनेल्स, या बोल सकते हो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। यहीं पर उन्होंने बोला कि सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, मतलब ऐसी ऑर्गेनेल्स जिनके पास खुद की मेम्ब्रेन होती है, वो वाली स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जहां पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। पर इसमें से एक बेटा ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, पर उसके पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट इज राइबोसोम। अगर आपको याद हो तो ऊपर बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने राइबोसोम्स पढ़े थे, वो इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम की अगर हम फीचर पढ़ेंगे आगे जाकर, इसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, पर फिर भी इसको क्या कंसिडर किया जाता है, एक सेल ऑर्गेनेल की फॉर्म में कंसिडर किया जाता है ड्यू टू इट्स यूनिक फंक्शनिंग। नेक्स्ट उसके बाद इन प्रोकैरियोटिक सेल मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी टेक्स प्लेस डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक में जब उसके पास एक सेल में बंधी हुई स्ट्रक्चर नहीं है तो सारी की सारी रिएक्शंस कहां हो रही है, उसकी साइटोप्लाज्म में। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट एंड एनिमल सेल हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, पहला डिफरेंस हो गया। सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेकंड डिफरेंस हो गया। सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, यू मींस ट्रू, ट्रू मतलब जहां पर हमारे पास एक ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल है। मोर डिटेल्स को पढ़ने के लिए हम यहाँ टेबल में देखते हैं। एक बैक्टीरियल सेल पढ़ी आपने, प्लांट सेल और एनिमल सेल, यहीं से आपको डिफरेंस याद हो जाएगा। क्या बैक्टीरियल सेल का सेल मेम्ब्रेन होगी? बिल्कुल, क्योंकि ये सेल का बेसिक फीचर है। सेल वॉल सेल का बेसिक फीचर नहीं है, तो ये सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल में देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म क्या बेसिक फीचर, बिल्कुल तीनों में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल। अब देखो कंडीशन दी उन्होंने, इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। देखो अगर यहाँ खाली न्यूक्लियस होता तो आप तीनों को टिक करते, क्योंकि वो क्या हो जाता है बेसिक फीचर, पर न्यूक्लियस की कंडीशन दी ऐसा न्यूक्लियस जो हमारा इनक्लोज होता है मेम्ब्रेन से, तो मेम्ब्रेन से इनक्लोज वाला न्यूक्लियस होता है प्लांट और एनिमल में, विदाउट मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है ओनली बैक्टीरिया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें कहां मिलती है, देखो इसलिए यहाँ इन्होंने मेंशन किया क्योंकि हमारे पास एक ऐसी भी ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनेली दैट डजंट हैविंग द मेम्ब्रेन। तो ऐसी ऑर्गेनेली हमारी राइबोसोम है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती है वो ऑर्गेनेलीज हमारी किसमें होती है, प्लांट और एनिमल सेल में। अगर बेटा यहाँ पर मेम्ब्रेन हटा दिया जाता, खाली लिखता ऑर्गेनेलीज, तो आप तीनों को टिक करते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनेली कौन सी होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रिमिटिव का मतलब जिसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, और यूकैरियोटिक में प्रिमिटिव देखने को नहीं मिलता। डायमीटर याद कर लेना। नंबर ऑफ सेल जो होती है प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर रहेगा बेटा, यूजुअली लिख दिया, पर प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर होती है। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। अब जिन्होंने 8th क्लास अच्छे से की है तो उनको प्रोटिस्टा या ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम याद होंगे। तो अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल का अगर आपको ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप पढ़ना हो तो उस ग्रुप का नाम है प्रोटिस्टा। ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में क्या आते हैं, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट और प्रेजेंट, यहीं पर अगर मेम्ब्रेन नहीं लगाते ही तो दोनों में प्रेजेंट आ जाता। अब देखो यूकैरियोटिक सेल के लिए इन्होंने एक फीचर लिखा, इन यूकैरियोटिक सेल अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फॉर्म्स द साइटोस्केलेटन। मतलब कि ये एक यूकैरियोटिक सेल थी, इस यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। अब नेटवर्क क्यों बोला, क्योंकि इनकी लोकेशन एक नहीं है, अनइवन इस तरह से अरेंज है, अनइवन इस तरह से अरेंज है, तो एक तरह से नेटवर्क बना हुआ है। इन्हीं नेटवर्क या इनके ग्रुप को हमने क्या बोला है, साइटोस्केलेटन बोला है, व्हिच प्रोवाइड सपोर्ट मेंटेन सेल शेप। अगर मैं कहूं कि ये लिक्विड था, ये लिक्विड अगर मैं इसको एक, जैसे आप इसको ऐसे समझो एक ह्यूमन बॉडी है,
एक ह्यूमन बॉडी है, अगर ह्यूमन बॉडी में बोन्स नहीं होते तो हम क्या हो जाते, फ्लेक्सिबल हो जाते बहुत ज्यादा, हम लोग अपराइट का मतलब सीधे खड़े नहीं हो पाते। तो बोन्स ने क्या किया, हमें सीधे खड़े होने में या हमारी मूवमेंट करने में हेल्प करी, या हमारी बॉडी की वो क्या प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है ना, जब बॉडी के ऊपर फैट जम जाए, फैट क्या होता है, बोनलेस होता है, इसीलिए उस ह्यूमन की क्या हो जाती है, शेप डिसोरिएंट हो जाती है, डिसोरिएंटेड शेप हो जाती है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको सेल के साथ मैच करना है। अगर मैं बोलूं बोन्स आर रिलेटेड टू द साइटोस्केलेटन इन द सेल, बोन्स आर इक्विवेलेंट टू साइटोस्केलेटन इन द सेल, तो जैसे बोन्स हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, अपराइट पोजीशन में रखती है, सपोर्ट करती है, वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, साइटोस्केलेटन, व्हिच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन शेप एंड अनेबल्स द सेल मूवमेंट करने में हेल्प करता है दोनों। तो जो दैट अनेबल्स द सेल मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट। अब इंटरनल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ ये नेटवर्क जो है वो ट्यूब लाइक है, इस तरह से ट्यूब है, तो यहाँ से एक सब्सटेंस दूसरी तरफ जा सकता है, यहाँ से एक सब्सटेंस ऐसे जा सकता है, तो इस तरह से ये एक ट्यूब की फॉर्म में भी काम करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस। इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इट इज विजिबल ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यही हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑर्गेनलीज तो फिर भी हमें दिख जाएंगी विद डी माइक्रोस्कोप, पर जो हमारी बाकी साइटोप्लाज्म में बाकी बची हुई स्ट्रक्चर्स है वो हमें किससे दिखेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट उसके बाद साइटोप्लाज्म में आल्सो स्टोर स्टार्च स्टोर करता है हमारा साइटोप्लाज्म, किसका, प्लांट सेल का, और द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड सिलिका इन सम प्लांट सेल, और कुछ प्लांट सेल्स में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोर किया जाता है और सिलिका स्टोर किया जाता है। दे आर कॉल्ड सेल इंक्लूजन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल इंक्लूजन, सबको पथरी पता होगा, किडनी में थोड़े से छोटे छोटे एक स्टोन की फॉर्म में पत्थर बन जाते हैं। तो ये पत्थर कैसे बने, धीरे धीरे यूरिक एसिड जमा हुआ, इकट्ठा होता गया, एक पत्थर की फॉर्म ले ली, उसी को हमने क्या बोला, किडनी स्टोन। ऐसे ही सेल में आपको पता है प्लांट हमारे खाना बनाते हैं, और खाने की जो फॉर्म होती है ग्लूकोज होती है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ग्लूकोज जमने लगी, ग्लूकोज जमते जमते यहाँ पर क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गई, इसी को हमने क्या बोला, इंक्लूजन बॉडी बोला। तो इंक्लूजन बॉडी के लिए छोटी छोटी टर्म यूज होती है। पहली टर्म इसके लिए यूज क्या बोलते हैं, रिजर्व फूड। रिजर्व फूड का मतलब इकट्ठा किया हुआ खाना है। मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन लेस का मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, मतलब जमा हुआ जो सामान है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जैसे आपने देखा कैल्शियम ऑक्सलेट इनऑर्गेनिक, सिलिका इनऑर्गेनिक, और स्टार्च हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक। तो ये जो सारी फॉर्म्स है, जब कोई नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमारे साइटोप्लाज्म में एक स्टोन की फॉर्म में या एक जमी हुई फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल इंक्लूजन बोलते हैं, और इसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाई डू यूकैरियोट सेल नीड दीज ऑर्गेनिल्स। यूकैरियोट्स को ही क्यों जरूरत पड़ी, प्रोकैरियोट्स के पास क्यों नहीं बना। तो पहली बात, प्रोकैरियोट्स की लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है बेटा, लेस एनर्जी डिमांड, इतनी एनर्जी की भी जरूरत नहीं होती। अगर हम अपने आप को देखें, हम कितना दौड़ते हैं, कितना बोल रहे हैं, हम कितना चल रहे हैं, क्या बैक्टीरिया बोलता है, क्या बैक्टीरिया इतना मूव कर रहा है। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल को, मैंने क्या बोला था कि बैक्टीरियल सेल को ही प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इतना आप समझो, कोई आपसे पूछे बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाओ तो भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल का बनाना है, कोई आपसे पूछे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाओ, वहां पर भी आपको मतलब बोथ आर इक्विवेलेंट टर्म। आज के टाइम पर बोथ आर इक्विवेलेंट टर्म, तो दोनों ही सेम है, क्योंकि इकलौती ऐसी सेल है जो हमारी क्या है, प्रोकैरियोटिक है, वो आपकी बैक्टीरियल सेल। जब भी यूकैरियोटिक होगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि प्रोटिस्टा बनाओ, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक उसकी सेल बनाओ, प्लांट सेल बनाओ, एनिमल सेल बनाओ, यहाँ पर हमें अलग अलग नाम देने पड़े क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंसेस फॉर्म्ड है। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। मतलब एक टाइम पर यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। देखो एक ही टाइम पर वो क्या कर रहा है, एक ही टाइम पर मान लो ये प्लांट सेल है आपकी, तो प्लांट सेल सनलाइट लेकर खाना भी बना रही है, साथ साथ ये जो खाना बन रहा है उसी टाइम पर कहीं पर पुरानी बची हुई ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर वहां पर एनर्जी भी बन रही होगी। अच्छा, ये जो एनर्जी बन रही है साथ साथ में यहाँ पर जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो ब्रेक डाउन के दौरान यहाँ पर वेस्ट भी तो जनरेट हो रहा होगा, वो भी सेल बाहर निकाल रही है। तो एक टाइम पर इतनी सारी एक्टिविटीज जो हो रही हैं, इन एक्टिविटीज को करने के लिए वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती। अब ये जो सारी एक्टिविटीज है, दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करती है, वर्क करती है। तो यहीं से आपका सेकंड क्वेश्चन बनकर आता है कि कोई आपसे पूछे क्या हमारी सेल ऑर्गेनेल्स कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वर्क करती है, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वर्क करती है। इन अदर वर्ड्स, अ सेल इज लाइक अ टीनी लिविंग फैक्ट्री। छोटी सी फैक्ट्री है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पर, विद ईच पार्ट डूइंग द स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब से यहाँ का थर्ड क्वेश्चन है, हर एक ऑर्गेनेल का एक यूनिक फंक्शन है, याद रखना। कोई भी दो स्ट्रक्चर्स जो सिमिलर फंक्शन करती है तो उनको हम वन ऑर्गेनेल से ही डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं है इसको हम अलग नाम दे रहे हैं, इसको अलग नाम दे रहे हैं। नाम अलग कब होगा, जब ये अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, सेकंड याद रखना, ऑर्गेनेल का होना जरूरी नहीं है कि वो आपकी मेम्ब्रेन वाली ही हो। यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल भी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है राइबोसोम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
चलिए तो लेट अस एक्सप्लोर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में एंड इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन। पहले ना बुक्स में लिखा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल के बारे में जानते थे, तो अब आप रिसेंटली हम इसको किस नेम से क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ऑर्गन इज कॉल्ड हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में ब्रेन काम करता है, तो ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, क्या भेजता है, इंस्ट्रक्शंस भेजता है, तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो। वही काम यहाँ पर सेल के अंदर कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखना पहला पॉइंट मेम्ब्रेन में कि डबल लेयर्ड है। डबल लेयर्ड का मतलब कि मान लो ये न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, अब ये छोड़ो, ये एक न्यूक्लियस है सेल के अंदर, तो ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है बेटा, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन है इसके पास, which has pores that allow the transfer of material between the nucleus। pores का मतलब क्या है कि ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे स्पेसिस प्रेजेंट। अब ये स्पेसिस क्यों आए, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सके, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो इनसाइड और आउटसाइड क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। इनसाइड आउटसाइड का मतलब मान लो ये सेल है, ठीक है, तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, तो मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंटर कर सके और मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से क्या कर सके, एग्जिट कर सके। एंड द साइटोप्लाज्म, यही लिखा उन्होंने, व्हिच हैज पोर्स दैट अलो द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखो, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोला उन्होंने कि देयर इज द न्यूक्लियोलस इज अ डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एक और बहुत डेंस स्ट्रक्चर जिसके पास खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एक तरह से इंक्लूजन बॉडी जैसी ही स्ट्रक्चर है, पर इंक्लूजन बॉडी उन जमी हुई स्ट्रक्चर्स को बोला जाएगा जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर्स को इंक्लूजन बॉडी नहीं बोला जाएगा, बस मैं नेचर समझाने के लिए बोल रही हूँ। एक ये ऐसी जगह है जहां पर बहुत हाईली एक्टिविटी हो रही है एक न्यूक्लियस के अंदर, वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट टेक्स प्लेस। यहाँ पर एक इसको मिनी फैक्ट्री समझो, मिनी फैक्ट्री इनसाइड द न्यूक्लियस, जहां पर राइबोसोम जिस मटेरियल से बनता है उस मटेरियल की प्रोडक्शन हाउस है, और उस मटेरियल का क्या नाम है, राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमल सब यूनिट में क्या आता है, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम, ये दो नाम, सॉरी, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, ये दो नाम याद रखो। ये दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर क्या बनाती है, राइबोसोम बनाती है। तो इट मींस इन दोनों की जो प्रोडक्शन हो रही है वो कहां हो रही है, इस मिनी फैक्ट्री में हो रही है। ये मिनी फैक्ट्री कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और इस मिनी फैक्ट्री का क्या नाम है, न्यूक्लियोलस नाम है। दिस मिनी फैक्ट्री इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। दिस सब यूनिट देन एग्जिट द न्यूक्लियस। अब जैसे इसने ये दोनों चीजें बना दी, क्या क्या बनाएगा, ये राइबोसोमल आरएनए और यहाँ पर प्रोटीन, ये दोनों चीजें बनाएगा, और ये दोनों की दोनों सब्सटेंसेस कहाँ मूव कर जाएंगे, साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे, वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म द राइबोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा वो हम राइबोसोम जब पढ़ेंगे तभी हम रीड करेंगे। अब यहीं पर देखो, ये यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया है, देखो ये डबल मेम्ब्रेन हमें दिख रही है, डबल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर एक डेंस स्ट्रक्चर है जो क्या है, हमारा हाउस है, मिनी फैक्ट्री है, क्या बनाने के लिए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन बनाने के लिए। इसके साइड में आपको ये केचुए से दिख रहे हैं, ये केचुआ है क्या, यही एक्चुअल हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि न्यूक्लियस को एक कोडेड इंस्ट्रक्शन हाउस किसने बनाया, इसी छोटे छोटे थ्रेड्स ने बनाया। अब इस थ्रेड को आप ऐसे समझो, यहाँ पर ध्यान दो, इस डायग्राम पर ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये जो ये बेटा ये पूरी सेल है, इस सेल में इन्होंने ये न्यूक्लियस को देखो डॉटेड मार्क कर रखा है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को उन्होंने डीपली हमें मैग्नीफाई करके बताया। मैग्नीफाई जब उन्होंने किया इस न्यूक्लियस को, तो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर ये तो न्यूक्लियोलस हो गया, साथ में बाहर आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स दिख रही है। अब जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं स्ट्रक्चर को बोलूं कि ये एक रोड शेप स्ट्रक्चर है, पहली बात ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी है, रोड शेप स्ट्रक्चर है, रोड शेप स्ट्रक्चर है। अब जो ये रोड शेप स्ट्रक्चर है, इसके दो आपको वो दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया, दो रोड ऐसे दिख रही है ना, दो रोड एक साथ में जोड़ दिया है, तो एक रोड को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड, एक रोड को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड होती है, दो क्रोमैटिड होती है। व्हाट इज क्रोमैटिड, वन रोड ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड होती है, दो क्रोमैटिड होती है। पर मैम यहाँ पर तो क्रोमैटिन लिखा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हुआ क्या, ये जो क्रोमैटिड था, ये क्रोमैटिड है क्या, अगर मैं कहूं कि मेरी सेल का जो न्यूक्लियस है उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक थ्रेड में स्टोर करके रखी हुई है, इसमें स्टोर करके रखी हुई है, एक थ्रेड में, मान लो ये थ्रेड है, इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है, और ये थ्रेड इतना लंबा जैसे दर्जी के हम मीटर कपड़ा लेने जाते हैं, 2 मीटर लंबा, अरे 2 मीटर लंबा इतना बड़ा थ्रेड एक छोटे से स्पेस में, इतना छोटा स्पेस जिसको हम देख भी नहीं सकते नेक्ड आई से, उस स्पेस में कैसे ये पैक हो रहा है। तो इसने क्या किया, ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड ने प्रोटीन्स को पकड़ लिया, पकड़
पकड़ के प्रोटीन्स को बुला लिया और प्रोटीन्स के ऊपर इस तरह से क्या हो गया, बाइंड हो गया, जुड़ गया, और प्रोटीन आए और बाइंड हो गया, और प्रोटीन आए और बाइंड हो गया, और बनते बनते क्या बन गया, हमारा क्रोमोसोम बन गया। तो व्हाट इज अ क्रोमोसोम? अगर मैं बोलूं ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड हमारा डीएनए है, और इस डीएनए के साथ जब प्रोटीन आ जाए और वो प्रोटीन क्या करे, इस डीएनए को लपेट ले अपने चारों तरफ, ये प्रोटीन क्या करे, डीएनए को लपेट ले अपने चारों तरफ, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। और जब ये स्ट्रक्चर्स क्या है, अगर मैं बोलूं डीएनए 2 स्ट्रैंड होते हैं तो 2 ही यहाँ पर क्या बनेगी, रोड बनेगी, तो इसीलिए क्रोमोसोम को हम बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड, इट इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड। मैम अभी भी क्रोमैटिन नहीं बताया। अगर मैं बोलूं आपको कि जब हमारा डीएनए प्रोटीन के ऊपर क्या हो जाता है, कोइल हो जाता है, तो इस डीएनए का जो ये स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ही हो गया, एक स्ट्रैंड यहाँ हो गया, तो जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है उसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। पर जब ये स्ट्रैंड हमारा खुल जाता है तो एक सिंगल स्ट्रैंड को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। मतलब अ थ्रेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर दैट कंटेन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमैटिन। अ बाउंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंड इज कॉल्ड क्रोमैटिड, उसके सिंगल स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। तो इसी स्ट्रक्चर से देखो, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। और जैसे जैसे हम इसको प्रोटीन के ऊपर बांधना स्टार्ट कर देंगे तो एक बहुत डेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी दोनों स्ट्रैंड की, और उसमें एक स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, एक तो होता है थ्रेड शेप डीएनए और एक होता है डेंस कॉइल्ड डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो आई थिंक अब आप क्रोमोसोम, थ्रेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमैटिड में कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल लेट यू क्लियर इन नेक्स्ट लेक्चर। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, हमारा डीएनए में मैम जो ये थ्रेड है, फिर ये रहता किस फॉर्म में है। अगर मैं कहूँ जब मेरी इस बॉडी की सेल फंक्शनली एक्टिव है और आराम से अपना काम कर रही है, तो हमारा जो डीएनए रहता है वो हमेशा रहता है थ्रेड लाइक। अगर मेरी सेल कह रही है कि काम करना रुक जाओ भाई, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे अब डिवाइड होकर अपने आप को 2 पार्ट्स में तोड़ लेना है, डिवाइड होकर अपने आप को क्या कर लेना है, 2 पार्ट्स में तोड़ लेना है। तो जब डिवीजन का टाइम आता है तो उसका यही थ्रेड वाला डीएनए किसमें बदल जाता है, क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि एक सेल नॉर्मल सेल है, उसमें जो डीएनए वो किस फॉर्म में रहता है, थ्रेड फॉर्म में रहता है, और एक डिवाइडिंग जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए वो किस फॉर्म में रहता है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड फॉर्म, और उस कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पढ़ते हैं, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज अ रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, अभी हम देखते हैं। फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। व्हाट इज डीएनए, फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। आगे बात मैंने क्या बोला था, क्रोमोसोम क्या होता है, जब एक प्रोटीन डीएनए को बांध कर रख लेता है, उस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं कहूँ ये जितना भी आपने डीएनए अभी पढ़ा, ये डीएनए जैसे मान लो मोतियों की माला है, अब कहने में तो ये माला आएगी, पर इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, बीड्स। अ ग्रुप ऑफ बीड्स मेक अ क्या, माला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेन। अ ग्रुप ऑफ बीड्स मेकिंग अ चेन। ऐसे ही अगर मैं बोलूं अ ग्रुप ऑफ जीन, अ ग्रुप ऑफ जीन मेक्स द डीएनए, अ ग्रुप ऑफ जीन मेक्स द डीएनए। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो यही लिखा उन्होंने कि द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ऑब्वियसली बात है, माला जब हमने पिरोई तो धागा लगाया, पर काम तो ब्यूटीफुलनेस तो किसकी वजह से आती है, बीड्स की वजह से आती है। ऐसे ही जब हमने डीएनए को बनाया तो किससे है, जीन से ही है। तो इट मींस डीएनए के अंदर जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा होगा, जीन काम कर रहा होगा। तो इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन का मतलब समझ में आ गया आपको, थ्रेड लाइक। कैसा होता है ये, थ्रेड लाइक होता है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into the chromosome. यही chromatin material किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम में बदल जाता है। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन रहेगी, that is inheritance। देखो बेटा, what is inheritance? आपको पता है कि एक मेल बॉडी है और एक फीमेल है। ये हमने फीमेल की चोटी बना दी भाई। तो एक मेल है और एक फीमेल है। मेल क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा। गैमेट का मतलब स्पर्म, स्पर्म का मतलब सिंगल सेल। ऐसी फीमेल भी गैमेट्स बनाएगी। गैमेट्स का मतलब ओवा, ओवा का मतलब सिंगल सेल। अब जो ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल, मल्टीपल सेल नहीं है, सिंगल सेल। इस सिंगल सेल के अंदर जो डीएनए है, इस मेल के जितने भी फीचर्स है, जितने भी, वो सारे के सारे स्टोर हैं इस डीएनए के अंदर। सारे के सारे इस डीएनए के अंदर स्टोर है। ऐसे इस फीमेल के जितने भी फीचर्स हैं वो उसके सिंगल सेल के डीएनए में क्या है, स्टोर है।
अब जो ये दोनों फ्यूज होकर नई सेल बनाएंगे, यही नई सेल बढ़ बढ़ के डिवाइड हो होकर क्या बना देगी, एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेबी चाइल्ड बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ, इस बेबी चाइल्ड में मेल के भी फीचर आए, फीमेल के भी फीचर आए, किसकी वजह से आए, डीएनए की वजह से आए ना। तो ये जो फीचर का आना क्या लिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, करेक्टर का मतलब फीचर, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो ये लिखा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्यों मेंशन किया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सेल डिवाइड करती है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का मतलब सेल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर थी जो सारी इंफॉर्मेशन लेकर गई, डीएनए। अब ऐसे तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, वो थोड़ी ना सारी स्ट्रक्चर सारी इंफॉर्मेशन रखता है। इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। तो यही जो डीएनए है, यही डीएनए क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ मदर और फादर का, और यही डीएनए से पूरा का पूरा बेबी जो है वो क्या होता है, डिजाइन होता है। अब यहाँ पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है हर एक सेल के पास न्यूक्लियस हो। हमारे पास कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, पर अगर किसी सेल के पास बेटा न्यूक्लियस नहीं है तो दो काम है जो वो सेल नहीं कर सकती। अगर मेरी बॉडी में से ब्रेन बाहर निकाल दो, तो ब्रेन बाहर निकल गया तो क्या मेरी बॉडी को कोऑर्डिनेट कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वहीं पर हम बोलते हैं कि जिस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट नहीं होता है। इट कैन नॉट कंट्रोल इट्स सेल, इट कैन नॉट कंट्रोल इट्स सेल। या तो उसके पास कोई दूसरी सेल का न्यूक्लियस हेल्प करे, या वो सेल क्या होएगी, मर जाएगी कुछ समय के बाद। तो इट कैन नॉट कंट्रोल इट्स फीचर्स, कुछ समय क्या तभी मर जाएगी। एक दिन हमारा ब्रेन ना हो हमारे पास, क्या हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो ऐसी सेल भी नहीं रह सकती। पर देयर आर सम सेल्स जिसके अंदर अगर हम न्यूक्लियस हटा दें, हटाने के बाद वहां पर पहले से ही देखो क्या हुआ, इसको ऐसे समझो, ये सेल थी बनी तो इसके पास न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस ने क्या किया, बहुत सारी एनर्जी बनाकर इसने पहले से ही रख दी। फिर धीरे धीरे ये सेल जब मैच्योर हुई तो इसने क्या किया, अपने न्यूक्लियस को मार दिया, मर गई। पर इसने इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर ली थी कि कुछ दिन तक जीवित रह सके, लाइक 120 दिन तक की एनर्जी इसने पहले ही बनाकर रख ली। तो दो तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होएगा कि एक ऐसी सेल जिसपे न्यूक्लियस नहीं है, या तो वो मर जाएगी, या वो इतनी एनर्जी बना लेगी कि उसके पास एक लाइफ स्पैन होगा, जैसे कि ये सेल 10 दिन तक जिंदा रह सकती है, 20 तक, 120 दिन तक, मतलब ऐसा कुछ उसके पास लाइफ स्पैन प्रेजेंट होगा। तो ये हमें पढ़ना है। सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। कुछ सेल्स है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल मैच्योर, देखो यहाँ वर्ड आया मैच्योर। आरबीसी इन ह्यूमंस डजंट हैविंग द न्यूक्लियस। किसकी आरबीसी की बात हो रही है, ये ह्यूमंस की आरबीसी की बात हो रही है। हमारी नेचर में आरबीसी बहुत सारे जानवरों के पास है, बहुत सारी पॉपुलेशंस के पास है, पर यहाँ हम किसकी बात करें, सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ऐसी आरबीसी मिलती है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लिख दिया जाता है आरबीसी डजंट हैविंग द न्यूक्लियस, रॉन्ग। लिखा जाता है द इनिशियल आरबीसी डजंट हैविंग द न्यूक्लियस, रॉन्ग। मैच्योर आरबीसी डजंट हैविंग द न्यूक्लियस, रॉन्ग। मैच्योर आरबीसी ऑफ ह्यूमंस डजंट हैविंग द न्यूक्लियस, करेक्ट। आगे देखते हैं, द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। देखो इसको फायदा क्या हुआ, जैसे इसने न्यूक्लियस को हटाया, इसके पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अगर आपको फैमिलियर हो, आपने पढ़ा हो कि हमारी जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसके पास एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये एक तरह की गाड़ी है, हमारी बॉडी की गाड़ी है ये हीमोग्लोबिन। क्या करता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच करेगा और पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और हमारी बॉडी में से यही मॉलिक्यूल क्या कैरी करके ले आएगा, CO2 कैरी करके ले आएगा, और किसको दे देगा, लंग्स को दे देगा। कह देगा बाहर निकाल दो, लंग्स से ऑक्सीजन ले आएगा, हमारी बॉडी की बाकी सभी सेल्स को दे देगा, और CO2 वापस आकर किसको प्रोवाइड कर देगा, लंग्स को वापस दे देगा। कह रहा ऑक्सीजन देते जाओ और CO2 लेते जाओ। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये प्रोसेस अच्छे से पूरी हो। जितने ज्यादा HB होंगे उतनी ज्यादा हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, उतना ही हमारी फंक्शन अच्छी होगी। तो यहीं से हमारा क्या आया कि absence of a nucleus provide more space for hemoglobin, allowing it to transport large amount of oxygen to all the cells of the body. Since they lack nucleus, they cannot repair or divide themselves. न्यूक्लियस नहीं है तो ना तो रिपेयर कर सकते ना डिवाइड कर सकते। ये इस तो इन्होंने सिर्फ एनर्जी बनाकर इसके अंदर स्टोर कर दी है। एज अ रिजल्ट देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। कितने दिन का होता है बेटा, 120 डेज का होता है। दे सर्वाइव अप्रॉक्सीमेटली, लिखा भी हुआ है। डू यू नो एनी अदर सेल विदाउट न्यूक्लियस? यस, प्लांट्स के अंदर एक सेल होती है जिसको हम सीड सेल्स बोलते हैं, उसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, पर इसके पास टाइम पीरियड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेल किसी दूसरी सेल पर डिपेंड होती है। उन सेल्स को हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन टिश्यू चैप्टर। आगे ये क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रोकैरियोट सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है। मैं बार बार कुछ पॉइंट्स पर आपको बता रही हूँ कि कहाँ आप क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हो। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास न्यूक्लियस होता है,
पर कैसा न्यूक्लियस होता है? नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं, या बोलते हो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स। यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन से अटैच डीएनए प्रेजेंट होते हैं। द रीजन देखो, यहाँ उन्होंने रीजन बता दिया है, वहां डायग्राम में लग रहा था कि जो हमारा न्यूक्लियस है प्रोकैरियोट के अंदर उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, पर नहीं, न्यूक्लियोइड क्या जगह है? वो जहां पर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो राइबोसोम्स है बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया है। कोई भी कोई डाउट है आज के टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आज हमने समझे हैं। आई होप आपको वो पॉइंट समझ में आए हो। टिल देन, थैंक यू सो मच।